नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में बात आज सियासत की नहीं है बल्कि उस प्राकृतिक विपदा की है जिसको लेकर ठीक 6 महीने पहले अगर याद कीजिएगा तो किस तरीके से नेपाल में भूकंप आया था। लेकिन अब हिंदुकुश की पहाड़ियों में भूकंप का केंद्र और उससे प्रभावित इलाकों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत बड़ी तादाद में प्रभावित हुए हैं। भूकंप का जिक्र हो चला है और भूकंप 6 महीने पहले जो जलजला देखा गया था नेपाल में, उसकी एक दूसरी तस्वीर 6 महीने बाद हिंदुकुश केंद्र बना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में अगर इमारतें, दिल्ली में खासतौर से लोग अगर सड़कों से बाहर निकले तो दूसरी तरफ स्थिति यह भी आई पाकिस्तान में कि कई जगहों पर मकान भी ढहे हैं और ख़ासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहाँ पर भारी तबाही की खबर है। इसके अलावे अगर आप अफ़गानिस्तान का जिक्र करेंगे तो अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में, अफ़गानिस्तान के एक स्कूल में तो उस वक्त 1:39 जब हो रहा था वहाँ पर और ये जब भूकंप आया तो उस समय भगदड़ मच गई, उसमें 12 लड़कियों की जान चली गई। एक दीवार गिर गई खैबर में, वहाँ पर 5 लोगों की जान चली गई। ये अलग अलग तरीके से तकरीबन 9 लोगों की जान जा चुकी है। और ख़ासतौर से हमारे पास जो डाटा है उसमें सरगोधा का इलाका, चित्राल का इलाका, रावलपिंडी में 1 मौत हुई है, पेशावर का इलाका, खैबर पख्तून में वहाँ का इलाका, स्वात के इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, वहाँ पर तकरीबन 200 लोग घायल हुए हैं और वहाँ का सैदू शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल जो है वहाँ पर सबको भर्ती कराया गया है। सरगोधा में बहुत ज़्यादा तबाही मची है जो जानकारी आ रही है। अफ़गानिस्तान से बहुत छिटपुट जानकारी फ़िलहाल आ पा रही है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि एक बंदोबस्त है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, सूचना है, तो उसके ज़रिए जो भी जानकारी पहुँच पा रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी अपने तौर से ऐसी व्यवस्था की है कि तमाम जगहों पर राहत व्यवस्था भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और कहा कि इस पूरे इलाके में तबाही आई है, किसी मदद, हर तरह की मदद के लिए सरकार तैयार है। और ये दरख्वास्त उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी की कि कोई मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। चूँकि वो पूरा इलाका जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो कश्मीर का इलाका, कश्मीर में खासतौर से ये बता दें, श्रीनगर में तो लोग जिस तरीके से सड़क पर आ गए झटके में, अचानक हर चीज़, और ख़ासतौर से जहांगीर चौक, वहाँ पर जो पुल है उसमें भी कुछ दरारें आ गई हैं। लाल चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जहांगीर चौक है जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा सोपोर से जानकारी आई है कि सोपोर में एक बंकर था, उसके गिरने से वहाँ 2 जवान जख्मी हो गए। अलग अलग जगहों से इस तरीके से ये पूरा इलाका जो पहाड़ी इलाका है और ख़ास तौर से यहाँ पर जिस तरीके के मकान बने हैं उन मकानों को लेकर, ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दरअसल ये हमारे दफ्तर जो कश्मीर का है वहाँ पर जो हमारी ओबी वैन खड़ी है वह भी किस तरीके से हिलने लगी, यह उसका एक दृश्य है। तो इसका मतलब बहुत, एक तो लंबे वक्त तक रहा, जो जानकारी आई बहुत लंबे वक्त तक इसको महसूस किया गया भूकंप के झटके। और ये कितनी खतरनाक स्थिति है 2 तरह से। पहली स्थिति, क्या ये मान लिया जाए कि खासतौर से ये बार बार कहा जा रहा है कि एक फॉल्ट लाइन है हिमालयन बेल्ट में, और दूसरी स्थिति माना जा रहा है कि दिल्ली जैसी जगह जो है वह तो अपने आप एक ऐसे विस्फोटक जगह पर बैठी है। अगर भूकंप यहाँ पर वाकई कहीं केंद्र के नज़दीक यहाँ पर हो जाए तो स्थिति विकट हो सकती है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भटनागर साहब, आप तो एनडीआरएफ में ही थे, हम आपसे जरूर पूछेंगे। और के सिद्धार्थ साहब हमारे साथ हैं, गौरव महमूद साहब हैं हमारे पास, साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के CS दुबे साहब हैं, सौमित्रा मुखर्जी जो कि JNU में पढ़ाती हैं वह भी हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत भटनागर साहब आपसे, क्योंकि एक सवाल बार बार उठता है कि ऐसे भूकंप के तुरंत बाद झटके महसूस किए जाते हैं, महसूस इस बार नहीं किए गए जी, ये भी एक फैक्ट है। हमारे ही दफ्तर से सब बाहर निकल गए, सब जगहों से हमने जहाँ खबर किया, लोग बार बार पूछ रहे थे कितने सेकंड और लगेंगे, कितने मिनट और लगेंगे उसके फिर से और आने में। किस तरीके की स्थिति रहती है उस समय? इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। भूकंप एक ऐसी क्रिया है कि जब हमारी फॉल्ट्स आपस में टकराती हैं तो वो एक जर्क आता है, उस जर्क के अंदर हमें प्रिवेंटिव मेजर ही ले सकते हैं और बार बार आ सकता है। ऐसा कुछ रेयर कंडीशंस में होता है, ये जैसा कि नेपाल में हुआ था। नेपाल में कई बार आए और जैसा अभी आपने देखा आज का जो था हमारा, करीब 30 से करीब 40 मिनट तक कंटिन्यूस इसका सेकंड तक 30 से 40 सेकंड तक कंटिन्यूस इसका इम्पैक्ट रहा। और इस कंडीशन में हम यही कर सकते हैं कि शांति बनाए रखें और ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें और जितना जल्दी हो सके अपने आप को सेफ प्लेस पे ले जाएं। जैसे दीवार के कोने में शीशे वगैरह से दूर रहें, अलमारियों से दूर रहें, या किसी ऐसी चीज़ से कोई डेब्रीज वगैरह हमें नुकसान ना करें
क्योंकि जब जर्क होता है, जहां ज्यादा जर्किंग होती है उसमें ज्यादा नहीं, नुकसान ये होने सवाल के इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि क्या ट्रेनिंग रहती है कि 2:40 भारत में उस समय था, क्या ये इसका वक्त ज़्यादा भी लिया जा सकता है कि दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए जाएं तो 12 घंटे बाद? बिल्कुल आ सकता है, ये आप इसको ना नहीं कर सकते, दोबारा भी आ सकता है विद इन 2-3 मिनट्स भी। एक्चुअली क्या होता है, जब फॉल्ट लाइंस के नीचे जब ये सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जर्क लगता है, गैस का प्रेशर लगता है, तो उसमें ये जर्किंग होती रहती है। हमें एक मिनट, CS दुबे साहब, आपने जो रिसर्च किया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, खासतौर से हिमालयन बेल्ट के फॉल्ट लाइन को लेकर। यह स्थिति क्यों बार बार आ रही है, खासतौर से साउथ एशिया में अगर देखें हम तो? नहीं, देखिए, बहुत सारे सीस्मिक गैप्स हैं जहाँ पे कई सालों से जो है बड़े अर्थक्वेक नहीं आए हैं, और वो गैप्स जो है अभी धीरे धीरे जो है उन पे बड़े अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। और अगर वो गैप जो है, जैसे कि सेंट्रल सीस्मिक गैप है, मान लीजिए वो अगर दिल्ली से पास है तो दिल्ली पे इसीलिए असर ज़्यादा होने का खतरा रहता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे इस पे काम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। नहीं, आप कह रहे हैं दिल्ली के नज़दीक हो, हम जरा इसको आगे बढ़ाए। सिद्धार्थ साहब, एक सवाल बार बार है, सवाल पहले दिल्ली से नहीं, हम शुरू करना चाहते हैं उस इलाके से जो ख़ास तौर से हिंदू कुश पहाड़ियों का इलाका या कश्मीर का इलाका, पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके, स्वात का इलाका, ये सारे इलाकों में जो पहाड़ है और जिस तरीके से वहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई। कश्मीर में भी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट की स्थिति बढ़ रही है, वहाँ पर थर्मल पावर भी जा रहा है, रेलवे भी जा रही है। ये कहीं स्थिति विकट होती है, या ये माना जाए कि जिसका जिक्र दुबे साहब भी कह रहे थे, एक सवाल बार बार है कि हिमालय लगातार कुछ खिसक रहा है, उसका दबाव है, क्या है ये स्थिति? हिमालय का निर्माण इसी कारण से हुआ था क्योंकि भारत का प्लेट तिब्बत से आकर टकराया था, और इसकी सीमा रेखा हिंदू कुश पहाड़ियों से होकर गुजरती है, कराची से, हिंदू कुश पहाड़ियों से, फिर पामीर से, और फिर पूरे के पूरे हिमालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश, अराकान युमा और बर्मा तक चली जाती है सीमा। तो इसी सीमा के सहारे गतिविधियां होती हैं, इसी सीमा के सहारे भारत का प्लेट उत्तर की ओर खिसक रहा है और खिसक रहा है, और अन्य प्लेट के साथ में क्या होता है कि वो प्लेट जमीन में चले जाते हैं, उस जगह पर गल जाते हैं, और गला हुआ भाग वो वॉल्केनो के ऊपर में ज्वालामुखी के रूप में चला आता है। ये फॉल्ट लाइन उसी को कहते हैं? ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट है, ये वास्तविक रूप में फॉल्ट है और बहुत ही मेजर फॉल्ट है। और भारत की समस्या है कि भारत तिब्बत के नीचे घुसा जा रहा है। सामान्यतः जो बात ऐसी होती वह भारत तिब्बत के नीचे ऐसा घुस गया इस रूप में, और उसने तिब्बत को ऊपर उठा दिया है। तो भारत के पास में इतना प्रेशर नहीं मिल पा रहा है कि वो पूरी तरह से अंदर जा सके, इसीलिए ये जो प्रेशर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जैसे दुबे साहब ने कहा कि सिस्मिक गैप, तो ये प्रेशर इतना बढ़ गया अभी कि एक मेजर भूकंप आना चाहिए, एक मेजर भूकंप के लिए हम लोग तैयार होने चाहिए। और चूंकि ऐसा मेजर भूकंप नहीं आ पा रहा है, इसलिए छोटे मोटे भूकंप आते रहे। तो ये आप एक ऐसी आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं, गौहर महमूद साहब, इस चीज़ को जरा जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के जहन में वाकई एक सवाल है। 2005 में एक भूकंप आया था, बड़ा भयावह था। 2013 में पाकिस्तान में था, 400 लोग के लगभग मृत्यु हो गई थी। हमारा सवाल है ये जो आतंकित होने वाली स्थिति आ जाती है कि अगर वाकई इस तरीके से फॉल्ट लाइन है, ऐसा गैप है, और उसके लिए हम तैयार नहीं है, तो क्या वाकई तैयार नहीं है या हमारे पास ऑप्शन नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ तक भूकंप का मसला है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। एक यूरेशियन प्लेट है जो कि बहुत बड़ी प्लेट है, और एक इंडियन प्लेट है जो माइनर प्लेट है। यूरेशियन प्लेट मेजर प्लेट है, जैसे ट्रैक्टर का पिछला पहिया, और इंडियन प्लेट माइनर प्लेट है, जैसे स्कूटर का पहिया। तो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, इसे कहते हैं सबडक्शन जोन। तो पूरे हिमालय में आसाम से लेके हिंदू कुश तक हमेशा ये अर्थक्वेक आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसाम से लेके हिंदू कुश तक। तो आपके पास उपाय क्या है? जी, उपाय क्या है फिर आपके पास अगर ये आते रहेंगे? देखिए, अर्थक्वेक तो आते रहेंगे, लेकिन उससे बचने का उपाय है।
उससे बचने का उपाय यह है कि अगर आप एनसीआर और दिल्ली की पोजीशन देखें, और मैं ख़ास तौर से ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस जगह कि जो हिमालय पहाड़ हैं उनकी एज 65 मिलियन ईयर्स है, और जो दिल्ली के पहाड़ हैं उनकी एज 1500 मिलियन ईयर्स हैं। तो हमने हमेशा कहा है बूढ़ा आदमी फुटबॉल नहीं खेल सकता, और दिल्ली और हिमालय के बीच में इंडो गैंजेटिक प्लेन है। तो नेपाल में जब 7.9 अर्थक्वेक आया था उस वक्त दिल्ली के अंदर 5.1 थी इंटेंसिटी। आज जब हिंदू कुश पहाड़ में अर्थक्वेक आया है 7.5 का, जो 7.7 आप लोग लिख रहे हैं लेकिन यूएसजीएस कहता है जो एक्यूरेट है 7.5 का, तो हमारे यहाँ दिल्ली में 4.9 है। दिल्ली के अंदर जितनी भी बिल्डिंग हैं वो 6.5 प्लस पे डिज़ाइंड हैं। सिर्फ 1990 से पहले दिल्ली जो था वो अर्थक्वेक जोन 3 में गिना जाता था, जबकि बिल्डिंग की डिज़ाइन 6 से नीचे थी रिक्टर स्केल में। तो वो बिल्डिंग जो है, हम एक मिनट आते हैं, दर्शकों को एक जानकारी खाली और दे दें कि 92 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान और इस्लामाबाद से ज़्यादा मौत हुई है जहां पे जानकारी आ रही है। इन सब के बारे में एक जानकारी और आ रही है कि दरअसल ख़ास तौर से जो इलाका केंद्र में था, जो हिंदू कुश का इलाका है, उसके बगल में सबसे बड़ा शहर जो है फैज़ाबाद है, उस इलाके में बड़ी भारी तबाही हुई है। ये जानकारी अभी आई है, और लेकिन वो कितनी बड़ी तबाही है क्योंकि 77 किलोमीटर की दूरी पर, काबुल भी 270 किलोमीटर वहाँ से लगभग है, जहाँ पर ये जर्म सबसे नज़दीकी छोटा शहर है, बहुत 45 किलोमीटर, लेकिन फैज़ाबाद सबसे बड़ी सिटी है वहाँ से। चलिए, हम दिल्ली के आशंका का जिक्र कर रहे हैं और ब्रेक में पता चला कि दिल्ली में है कम से कम बालू है ज़मीन पर, तो वह कम से कम अनुकूल। हमारे साथ AK शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं मुखर्जी साहब JNU में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ये अच्छा, उनके पास चलते हैं। शुक्ला साहब, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लगातार इस बात दिशा में जा रहे हैं कि कितना खतरनाक स्थिति के दौर से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई बढ़ रहे हैं, या ये माना जाए कि हमारे पास वह स्थितियां ही नहीं है जिसमें बढ़ तो रहे हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं खुद को? नहीं, देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता है, और वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि सब दुनिया जानती है। लेकिन अर्थक्वेक के बारे में हम जानते हैं, अर्थक्वेक डू नॉट किल द पीपल, बिल्डिंग डू, माने बिल्डिंग से ही नुकसान होता है। तो सबसे तरीका है कि हम बिल्डिंग को सही ढंग से बनाएं, बिल्डिंग का कोड है और उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें। बिल्डिंग से नुकसान होता है यानी मैंने जब बिल्डिंग डैमेज होती है तभी जो है, मैंने जो अर्थक्वेक होता है, अगर आप बाहर आ जाएं, आप जब मैदान में आ जाएं तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। भूस्खलन कई इलाकों में हुआ है, जिन इलाकों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और स्वात और खैबर, सरगोदा और खैबर, इन जगहों पर अगर उस एरिया में, अगर एपी सेंटर, वो ज़्यादातर होता है जहाँ पे भूकंप हो रहा है, एपी सेंटर एरिया है। अगर मान लीजिए दिल्ली के अंदर ही जैसे आपका फॉल्ट सिस्टम है, वहीं पे हो जाए तो वो अच्छा, हिमालय में इस प्रकार से है। लेकिन जो मास डिस्ट्रक्शन होता है, जब आपका बिल्डिंग, अगर मान लीजिए भूकंप आता है और अगर कोई बिल्डिंग है 20 स्टोरी 30 स्टोरी बिल्डिंग गिरेगी तो बहुत कैजुअलिटी होगी। लेकिन अगर यही आदमी बाहर चले जाएं, मैदान में चले जाएं, तो कैजुअलिटी नहीं होगी, जान का नुकसान नहीं होगा, लेकिन माल का नुकसान होगा। लेकिन अगर हम बिल्डिंग सही ढंग से बना लेते हैं तो जान माल दोनों का नुकसान बच सकता है। ऐसा ही उदाहरण विश्व में मौजूद हैं। USA में सैंड एंडरसन फॉल्ट सिस्टम पे बना हुआ है, ये जो शहर बने हुए हैं, और कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अगर हम तो जो अब लौटते हैं एक मिनट, सरकार पहले तो ये सचेत कर दे कि जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे उसके लिए कम से कम भूकंप रोधी स्थिति उसके साथ जोड़ी रहनी चाहिए, और कम से कम भूकंप वाले दिन ये याद ना करें। अब इसके आगे का सवाल यहाँ से उठेगा, क्या वाकई हिमालय अगर लगातार खिसक रहा है और जिस फॉल्ट लाइन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में एक बड़े भूकंप का इंतजार पूरी दुनिया इसी साउथ एशिया में कर रही है? भारतीय समयानुसार दोपहर 2:40 पर आए भूकंप से अब तक 105 लोगों की जान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जा चुकी है। 1000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। सबसे दर्दनाक हालत जो नज़र आई है वह 12 लड़कियों के मरने की खबर आई है, जो कि ताखर प्रांत
बदरवा शाह में है। यहाँ पर भगदड़ मच गई, स्कूल में पढ़ाई हो रही थी उसी समय। वहाँ पर वक्त 1:39 था और वहाँ पर भगदड़ में 12 लड़कियों की जान चली गई। और अलग अलग हिस्सों में, खास तौर से जो अफगानिस्तान के इलाके हैं, काबुल वहाँ से तकरीबन 270 किलोमीटर की दूर है जहाँ पर ये केंद्र था, लेकिन उन सबसे इतर काबुल तक के रेंज में और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, भारत के हिस्से में कुछ खास तौर से कश्मीर के हिस्सों में दरारें नजर आई हैं। हालांकि जानमाल की हानि अभी तक वहाँ पर कोई हुई है ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। जो बंकर में 2 जवान थे सोपोर में, उनके 2 घायल होने की खबर जरूर निकल कर आई है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई है। और उस तबाही के बीच अब वहाँ पर अपने तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से काम पर लग गया है। हम लगातार इस सवाल को कर रहे हैं कि दरअसल इस तरह की स्थिति अगर खास तौर से एशियाई इलाके में लगातार भूकंप की बन रही है तो कितना बड़ा खतरा है और आने वाले वक्त में इसको लेकर किस रूप में सचेत हुआ जा सकता है। पटनागर साहब, आप ही से बात शुरू की थी, हम एक हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन अगला सवाल ये है, क्या स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, स्ट्रक्चर भूकंप रोधी होना चाहिए, या फिर ये माना जाए कि नहीं, एक अलग तरह की तैयारी सरकार के अपने स्तर पर सरकार को करनी होगी? बिल्कुल, दोनों ही बातें। एक तो स्ट्रक्चर आपको मजबूत करना होगा और दूसरा सबसे बात, जनता में जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। लोग क्या कर रहे हैं, पुराने मकानों पर किराए के लिए अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, नींव मजबूत होती नहीं है। पानी की टंकियाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर 1000-1000, 2-2000 लीटर की रखी हुई हैं। जब भूकंप का झटक आता है वो टंकियाँ खिसक के एक तरफ हो जाती है और बिल्डिंग गिरने के चांसेस होते हैं। साथ ही लोगों को ड्रिल करानी बहुत आवश्यक है, रेस्क्यू ड्रिल हर एक को आनी चाहिए। स्कूलों में पब्लिक को, वेलफेयर सेंटर्स को, वेलफेयर जो एसोसिएशंस हैं, सबको गवर्नमेंट को सीरियस होकर इस पर सोचना चाहिए। पब्लिक की जान इतनी आसान नहीं है कि आप उनको केवल अपने पॉलिसी या पेपर में छोड़ दें, या आप कह देंगे नहीं सर हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। इससे काम नहीं चलेगा। आज बहुत ज़रूरी है जनता को जागरूक करना है, बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप, कई लोग हमने देखा है कि अपने हम यहाँ बहस कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि सरकार को जागरूक करना ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी है जनता को जागरूक, सरकार जागरूक नहीं है। सर सरकार ही तो जनता को जगाएगी, बताएगी। कम नहीं, हम अब उन माध्यमों को समझना चाह रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मुखर्जी साहब, अब हमारी आवाज अब तक आ रही है? बीच में कट गई थी, आ रही है प्रोफेसर जी? जी जी, क्या सिस्टम हो और किस तरीके का सिस्टम हो जिसको लेकर, एक जो जागरूकता का सवाल है और एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिससे भूकंप को लेकर लगे देश ये सचेत है? देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है जो एक्टिव फॉल्ट है जी, उसका एक सैटेलाइट इमेज से उसका लगातार निरीक्षण किया जाए। जैसे जो अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है आज, तो उसमें जो वहाँ अफगानिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में एक दरार है, भ्रंश है, जिसको कहते हैं चमन फॉल्ट। वो चमन फॉल्ट एक्टिवेट हो गया है। तो उस चमन फॉल्ट के इस तरह के कई ऐसे फॉल्ट्स हैं जो हमारे भारतवर्ष में भी है, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान से लेकर के और ये जो दिल्ली रिज तक का जो एरिया है वो एल्टिन टैग फॉल्ट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी हिंदकुश में कोई हलचल होती है तो ये दिल्ली भी हिलती है। तो इसी तरह से ये जो जितने भी एक्टिव फॉल्ट है उसका एक सैटेलाइट इमेज से लगातार मैपिंग होनी चाहिए। हमारे पास हाई रिजोल्यूशन के सैटेलाइट डेटा हैं जिसके सहायता से हम हर 15 या 16वें दिन में इसकी एक जो है मैपिंग अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिव फॉल्ट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है अर्थक्वेक आने में, और उस हिसाब से बिल्डिंग कोड तैयार की जानी चाहिए। इसके पहले आप कह रहे हैं कंटिन्यूअसली मैपिंग की जरूरत है। एक मिनट, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लगातार मैपिंग की, लगातार मैपिंग की जरूरत है। शुक्ला जी, आप चूंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हैं, आपका काम नहीं खत्म होता है। हम जरा जानना चाहते हैं ये होता है या नहीं होता है? क्या ये मैपिंग कंटिन्यूअसली प्रोसेस में है? अभी रिटायर हूँ मौसम नहीं, हम ठीक है, आप उधर से निकले हुए हैं, लेकिन इस प्रोसेस मैपिंग का जहाँ तक सवाल है, अभी मुखर्जी साहब बात कर रहे थे, वो एक ऐसा है जिसको हम अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हम मैपिंग करें, फॉल्ट सिस्टम होता है, मैपिंग है। मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी हैव ए फुल एटलस, जहाँ भारत या पृथ्वी में या उसके जो नेबरहुड हैं वहाँ के मैप्स की गई हैं। मुखर्जी साहब बात कर रहे हैं ऑनलाइन फॉल्ट सिस्टम की, क्योंकि हर एक फॉल्ट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। तो उसका एक तरीका है कि आप अर्थक्वेक मॉनिटरिंग करें,
अर्थक्वेक को देखते रहें कि कहाँ छोटे छोटे अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो एक तो एक्टिव ने उससे पता चलती है, दूसरा जो उन्होंने सेटेलाइट का बताया, एक ये और तो है, हमको काम करेगा प्रेडिक्शन के लिए कि एक हम और है predict माइक्रो करेंगे। ट्रेमर। लेकिन क्या बोल रहे हैं आप? माइक्रो ट्रेमर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, जिसके लिए हम जगह जगह पर साइज्मोमीटर लगा सकते हैं और उसके सहायता से अर्थक्वेक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारे ये प्रोसेस है या नहीं है? नहीं है, ये है। है, नहीं। ये होता है, आप कह रहे हैं। मॉनिटरिंग है, लेकिन अर्थक्वेक की डेंसिटी हमारे नेटवर्क की इतनी नहीं है कि हर एक जगह पे मॉनिटर किया जाए, लेकिन वो ज्यादा हमको लगता है जो जगह अनडेवलप्ड है वहाँ ज्यादा जरूरत है। हाँ, माने कहीं पे मैंने अर्थक्वेक जैसे अगर बात करें, मैं चाइना की बात करें, वहाँ हजारों में 6-7 हज़ार ऑब्जर्वेटरी, हमारे यहाँ अगर हम कहें तो 2 से 3 से ऑब्जर्वेटरी से ज़्यादा नहीं है। तो एक तो ये बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वो है आपको अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन करने में मदद करेगा। लेकिन जो अभी हमको इमीडिएट जरूरत जो माइक्रो ट्रेमर है वो चाइना कर रहा है, सहायता देती है, कई साल से कर रहा है और अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। तो एक अच्छा है कि किया जाए, लेकिन हमें जहाँ तक जरूरत है 2 प्रकार से तैयार होने की जरूरत है। एक तो हमको पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक आ गया तो हम कैसे रहेंगे, वो मुझको लगता है कि कुछ अभी ठीक है, जैसे हमने नेपाल में दिखाया, हमने रैपिड रेस्क्यू फोर्स दिखाया, भेजा, कुछ लाइव बचा लिए, और एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है मिटिगेशन की, और वो है मिटिगेशन केवल यही है कि हम बिल्डिंग्स को ठीक करें, अपने बिल्डिंग कोड्स को सही करें। उसमें भी अभी गड़बड़, जो हमारा जोनिंग मैप है अभी वो सफिशिएंट नहीं है, उसको भी हमको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, जो कि हो रहा है, दैट इज ए प्रोसेस में, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं, तेज नहीं हो रहा है। रिजोल्यूशन बढ़ाने हैं। हम ये जानकारी और दर्शकों को दे दें, तकरीबन 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है, और ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। जैसे जैसे जानकारी आ रही है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब गौहर महमूद साहब, इसके आगे की हम स्थिति जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये मरने वालों की तादाद 100 पार कर चुकी है पाकिस्तान में। अगर भारत से सटे हुए इलाके में ही कहीं पर अगर ये केंद्र होता तो भारत की स्थितियां क्या। दिल्ली को एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, आप उन इलाकों में चले जाइए जो राजस्थान का इलाका है, जो पंजाब का इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, या आप उधर फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए, किस तरीके से हम तैयार हैं या स्थितियां क्या है? देखिए, जहाँ तक अर्थक्वेक की बात है तो ऑल अलोंग हिमालय जो हमारी एक्टिव फॉल्ट हैं, आसाम से लेके हिंदू कुश तक, वहाँ पे क्या होता है कि अर्थक्वेक के इलाके में अर्थक्वेक के बाद लैंडस्लाइड्स आती हैं। तो जब लैंडस्लाइड्स आती हैं उससे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थक्वेक। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, जैसे आपका सिक्किम का रीजन है, जैसे आपका बिहार का रीजन है, ये सारी जो हम अभी तक जो मैपिंग इंडिया में मौजूद है वो रिचर स्केल पे है। हमें मार्केली स्केल पे मैपिंग करनी चाहिए। मार्केली स्केल पे मैपिंग क्या होती है कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा और वहाँ पे आबादी क्या है। तो अगर मार्केली स्केल की माइक्रोजोनेशन मैपिंग इंडिया में, जैसे कि यूएसजीएस अभी नहीं होती है, जैसे यूएसजीएस ने कर रखा है, वैसी ऑल अलोंग हिमालय हमने। आपने एक देखिए एक नई चीज सामने रख दी कि खास तौर से लैंडस्लाइड जिन इलाकों में हो सकता है, उन इलाकों में अगर रिहाइश ज्यादा है वहां पर मौत की सिलसिला होगा। एक मिनट, क्या सिद्धार्थ साहब, क्या ये माना जाए कि एक तरफ शहर को लेकर मैपिंग के तरीके और दूसरी तरफ जिसका जिक्र कर रहे हैं जो मार्केली उस मैपिंग का जिक्र जो हो रहा है कि स्केल पर उसको पहले से मापा जा सके, जो पहाड़ी इलाके, ये सारी मौत की खबर जो आ रही है, जो 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं, वो शहरी इलाकों में नहीं है। कुछ जगहों पर भगदड़ हुई है और कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, जो खबर आ रही है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस क्या, कैसे समझना जाए इसको? क्या एकमात्र यही तरीका है जिसका जिक्र किया जा रहा है, मार्केली? नहीं, मार्केली स्केल एक तरीका है। मार्केली स्केल तो हुआ कि एक यार्डस्टिक हम लोगों ने बदल दिया। यार्डस्टिक मतलब रिश्टर स्केल से हटाकर उसको मार्केली स्केल पर हम लोगों ने कर दिया, इसका जोनेशन कर दिया, तो इससे हमें एक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन तरीका है, आप खुद सोचिए, सिक्किम में आइकोको बिल्डिंग्स बनते हैं, वहाँ पर पहले कोई अर्थक्वेक आता था, किसी के देहांत नहीं होता था, कोई मरता नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोकल विजडम का लोग यूज़ करते थे। उसी तरह से आप जैसे जिस जगह पर अभी इस फॉल्ट लाइन के सहारे बातचीत हुई है, चमन फॉल्ट के सहारे, तो इस तरह स्कार्दू है, स्कार्दू में भी जो लोकल विजडम के सहारे लोग पहले घर बनाया करते थे, उसमें कोई हताहत नहीं होता था। लैंडस्लाइड से होंगे, लेकिन लैंडस्लाइड के जोन में अगर आप चले जाएंगे और घर बनाएंगे वहाँ पर, तो आप अर्थक्वेक को क्यों दोष देना चाहेंगे?
लैंडस्लाइड जोन तो होंगे ही होंगे, और आप पहाड़ पर बैठ कर कहिए कि अब गिरेगा नहीं, वॉल्केनो के ऊपर बैठ कर कहिए कि गर्मी लग रहा है, तो ये गलती तो अर्थक्वेक की नहीं है ना। ओके, दर्शकों को जानकारी देते हैं, 112 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर आ रही है और इन सब में जान माल की हानि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हुई है। अफगानिस्तान में अभी बहुत छिटपुट जानकारी आ रही है, खासतौर से जिस जगह पे ये केंद्र था, जो जर्म का इलाका है, उसके सबसे नजदीक जो शहर है फैजाबाद, वो वहां से 77 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भारी भारी तबाही हुई है। 112 से ज्यादा मौत की खबर और लगातार जो चर्चा इस बात को, ब्रेक में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, क्या भूकंप आएगा ही, भूकंप को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हानि कम से कम हो उस दिशा में कैसे कदम बढ़ा सकते हैं। दुबे साहब, क्या ये माना जाए कि जिसका जिक्र हम लोग लगातार ब्रेक में करते हैं, भूकंप ना होता तो हिमालय ना होता, महाराष्ट्र में पठार ना होता जो बड़ा उपजाऊ है, लेकिन इन सब से इतर अगर देखें, क्या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हमारे सामने एक तरफ डेवलपमेंट का दबाव है, विकास का दबाव है, एक अंधी दौड़ है, और दूसरी तरफ पर्यावरण से खिलवाड़ है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि हम सब बात कर रहे हैं, बार बार हम साइंटिस्ट कह रहे हैं जी यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, वहाँ वैसे होना चाहिए, लेकिन सच मालूम देखा जाए, जो आप कह रहे हैं, ना सरकार कुछ करती है, ना हम लोग कुछ करते हैं। हम सबको मिलके, एक इकट्ठे मिलके जो है ये देखना है सबसे पहले कि क्या हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम पॉसिबली ये मैयर कर सकें कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। उस बचाव को करने के लिए स्पेशली अभी जैसे मेट्रो चल रही है, और मेट्रो अंडरग्राउंड जो है चल रही है, और उससे बहुत जगह खुदाई हो रही है। उस खुदाई से हमें ये पता चल रहा है कहाँ पे मिट्टी है, कहाँ पे पत्थर है, उस मिट्टी पे कितना असर हो सकता है इस अर्थक्वेक का, उस अर्थक्वेक का हम नाप लें, और नाप के हम वल्नरेबल और रिस्क जोन निकाल लें, और उस रिस्क जोन पे काम करें, और काम करने के बाद कुछ सॉल्यूशंस निकालें कि यहाँ पे एक अच्छा BIS कोड होना चाहिए, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है जैसे पहले बता रहे थे, और उसको अगर हम माप्स के ढंग से इकट्ठे मिलके काम कर लें तो मुझे लगता है कि ये इसका निवारण इतना ज़रूर हो जाएगा कि हम लोग माल से और जान से दोनों से बच सकते हैं। ये एक स्थिति है, हम इस चर्चा को बच सकते हैं। हम यहाँ पर रोक रहे हैं, और ये जानकारी, एक आखिर में एक सवाल हर जहन में ये रहता है कि एक तरफ विकास का दबाव कुछ ऐसा हो चला है मौजूदा वक्त में कि आपको आगे बढ़ना है और इसके लिए पर्यावरण से खिलवाड़ करना है। गौरव महमूद साहब, एक आखिरी कमेंट हम आपसे चाह रहे हैं, हम आपकी बुजुर्गियत को देख के कमेंट यहाँ पर जरूर चाह रहे हैं, एज ए प्रोफेसर नहीं। दुनिया जिस दिशा में जा रही है और भारत में जितना दबाव पॉपुलेशन का है, क्या ये माना जाए कि हमारे पास कंज्यूमर को देने के लिए तो रास्ते हैं, लेकिन नागरिकों को बचाने के लिए ध्यान नहीं है? देखिए, ध्यान बिल्कुल नहीं है, और जहाँ तक हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड का वायलेशन है, या हमें बिल्डिंग की ऑडिट है, अर्थक्वेक ऑडिट है, या डिज़ाइन चेक है, या रेट्रोफिटिंग है, ये सारे टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं। और आज की डेट में जो हिंदुस्तान में जो इंजीनियर है वो सक्षम है इसको करने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई सोच नहीं है, इसलिए हम इस कमेंट पे खत्म कर देते हैं। जिस सोच का आपने जिक्र किया, वो सोच लानी होगी, नैतिक तौर पर उस दिशा में बढ़ना होगा, अन्यथा इस स्थिति में आकर हम लोग को बैठ कर इसी तरीके से डिस्कशन करते हुए आने वाली आशंका को लेकर एक घबराहट पैदा होती है।